आज हम बीटीसी के 4th सेमेस्टर की साइंस को देखेंगे, जिसमें इसके पहले हमने धातु पढ़ा था। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इनमें क्या प्रमुख अंतर होते हैं। धातु को अगर हमें प्राप्त करना है तो धातु को प्राप्त करने के लिए हम किस किस विधियों को अपनाते हैं, किन किन विधियों के द्वारा धातु हमें मिलती है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। इसके पहले हमने आपको यह बताया था कि अगर किसी भी धातु को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम नीचे से या अपने धातु जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है या फिर उससे नीचे जा कर के खोद करके भारी मात्रा में पहले निकालते हैं। उसके बाद से उसमें से उन प्रत्येक धातुओं के अयस्कों को अलग अलग किया जाता है और उन अयस्कों को विभिन्न विधियों के द्वारा उनको प्रोसीड करके और फिर हम उसमें से क्या करते हैं, विभिन्न तरह की धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, धातु जमीन से निकाल करके, यानी जो मलबा जो भी कुछ होता है उसमें से फिर अयस्क निकालना, फिर अयस्क में से शुद्ध धातु निकालना, ये सारे क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखेंगे। उन शब्दावलियों के कैसे, किस प्रकार से, कौन सी शब्दावली कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इनको हम आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि धातु निष्कर्षण क्या होता है। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। अयस्क अयस्क क्या, मैंने आपको कल बताया था कि अयस्क वे तत्व होते हैं या वे द्रव्य होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी तत्व की या किसी भी धातु की पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। उसमें लगभग 80 to 90% क्या होते हैं, उस धातु के अंश होते हैं और बाकी 10% क्या होते हैं, उसके अशुद्धियाँ होती हैं। तो धातु निष्कर्षण से तात्पर्य यह है कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। दूसरा है इसमें धातुकर्म। किसी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। देखिए, पहले हमने क्या किया कि बहुत सारी जो मलबा था उससे हमने, उसमें जो मिट्टी थी उसमें हमने पता लगा लिया कि इसमें कैल्शियम भी है, इसमें लोहा भी है, इसमें एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, तमाम तरह की धातुएं हैं। उसके बाद से हमने दूसरा स्टेप क्या किया कि उसको धो करके, छान करके हमने जो पर्टिकुलर वो धातुएं हैं उनको अलग अलग छांट लिया। वही जो अलग अलग हम छांटते हैं जिसमें धातुओं की पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है या लगभग 80 से 90% तक होती है, तो उसे हम कहते हैं अयस्क। और अयस्क जब प्राप्त हो जाता है तो अयस्क को प्राप्त करने के पश्चात जो भी हम विभिन्न प्रक्रम करते हैं उससे धातु निकालने के लिए उस पूरे प्रक्रम को कहते हैं धातु कर्म। ठीक है, देखिए, धातु क्रम जो प्रक्रम होता है इसमें सबसे पहला होता है अयस्क को साफ करना। क्या होता है कि जब हम जो अयस्क हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, भूगर्भ से जो निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, बहुत सारे कूड़ा करकट भी होता है। तो उसे हम पहले क्या करते हैं, अयस्क को निकालने के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है कि हम अयस्क को क्या करेंगे, साफ करेंगे, उसके कचरे को धुल देंगे, पानी से धुल दें या फिर जो भी विधियाँ हैं उन विधियों को हम अपना सकते हैं। दूसरा है निस्तापन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये यहीं पे नहीं और बहुत जगह पूरी केमिस्ट्री में भी इसको निस्तापन को पढ़ा जाता है। देखिए, एक तो हो गया कि मान लीजिए ये पेन है, इसको हमने आग लगा दिया तो ये जल उठा, तो एक ये सामान्य कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि ऐसे रूम टेम्परेचर पे जितनी वायु है उसमें हमने जला दिया इसको, किसी को भी अगर जला दिया तो जाहिर सी बात है वो जलेगा। लेकिन निस्तापन और भर्जन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जो अयस्क का जो सांद्रण होता है या अयस्क का जो धातु कर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें इन दोनों विधियों का बहुत ही अपना अलग अलग महत्व है। देखिए, किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में तथा उसके गलनांक के नीचे अगर हम उसे ताप दें तो ये कहलाता है निस्तापन।
बहुत बार पूछता है कि निस्तापन क्यों उपयोगी है। देखिए, मान लीजिए कि कोई अयस्क है, सपोज दैट कि Fe यानी लोहा। अगर मान लीजिए लोहे का अयस्क है जिसमें आप जानते हैं कि ये छोटा सा जो अयस्क है उसमें करीबन 90% जो है लोहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी होगी उसको हम साफ कर लेंगे। अयस्क को साफ करना हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे कि उस अयस्क को एक ऐसी भट्टी में रख देंगे जिसमें वायु नहीं होती है, यानी वायु की अनुपस्थिति में उसको रख देते हैं और रखने के बाद उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उसे ऊष्मा देनी स्टार्ट करते हैं, उसे ताप देना हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि हर एक वस्तु का अपना एक गलनांक होता है। गलनांक का अर्थ क्या होता है कि गलन प्लस अंक, ऐसा अंक या ऐसा वह तापमान जिस पे कोई वस्तु क्या हो जाए गलना स्टार्ट हो जाए। जैसे बर्फ है, बर्फ जो है कि गलना स्टार्ट हो जाती है, जिस टेम्परेचर पे गलनांक कहेंगे। जो सोना है, सोना जिस टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट हो जाएगा उसका गलनांक कहेंगे। लोहा जिस टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका गलनांक कहेंगे। आपने गौर किया होगा कि अगर किसी भी धातु को हम गर्म करते हैं तो पहले वो गर्म होती है धीरे धीरे, फिर थोड़ी तेज गर्म होती है, फिर धीरे धीरे वो लाल होने लगती है, और लाल होने के बाद फिर जब हम उसको और टेम्परेचर देते हैं तब जाकर के वो क्या होती है गलना स्टार्ट होती है, सफ़ेद हो जाती है, लाल से उसका रंग सफ़ेद हो जाता है और फिर वो क्या होता है गलना, तो वो गलनांक होता है। तो निस्तापन ऐसी क्रिया है कि किसी भी धातु के अयस्क को अगर वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तक का ताप दिया जाए तो ऐसी क्रिया को कहते हैं निस्तापन। अब इसके लाभ समझिए। हमने ऐसा क्यों किया कि वायु की अनुपस्थिति लगी, ये कंडीशन क्यों किया? वायु की अनुपस्थिति रखने से यानी उस पूरे जो एटमॉस्फेयर जो हमने जनरेट किया है उस एटमॉस्फेयर में अगर वायु ना रहे तो उस अयस्क के अंदर जितनी भी नमियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति निस्तापन में इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंतर्गत या उस धातु के अयस्क के अंतर्गत जितनी भी नमी होती है वो क्या होता है निकल जाता है। दूसरा इसका कि गलनांक से नीचे, ठीक है, गलनांक जो इसका पॉइंट है, मान लीजिए सपोज दैट कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पॉइंट से क्या करेंगे हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक, और अगर हम वायु की अनुपस्थिति और गलनांक से नीचे करके अगर उसे हम ताप देते हैं, हीट करते हैं, तो वो कहलाता है निस्तापन। तीसरा है भर्जन। अब हमने क्या किया, उसको साफ कर लिया। दूसरा फिर उसको क्या किया, उसमें जो वायु की अनुपस्थिति थी, जो नमी थी, उसको हमने निकाल दिया। अब तीसरा है भर्जन। ये ठीक इसके उल्टा होता है, ये वायु की उपस्थिति में होता है लेकिन गलनांक से ऊपर। इसमें क्या होता है कि हमने वायु की उपस्थिति में, देखिए जब वायु की उपस्थिति होगी अब तो इसमें से नमी निकल गई है, अब वो एक तरह से नमी रहित हो जाता है, और नमी की जब अशुद्धि निकल जाती है तो उसको गलाते वक्त किसी भी तरह के बुलबुले या फिर कोई मिसमैच स्कैटर नहीं बनते, इसलिए हम वायु की उपस्थिति में रख करके उसके गलनांक से ऊपर उसको गलाते हैं। अब आप कहेंगे कि गलनांक से ऊपर गला देते हैं तो उससे क्या मतलब, वो तो पिघल जाएगा। मैं आगे बताता हूँ क्यों। भर्जन के बाद आता है गालक। देखिए गालक क्या होता है कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है कि जिसमें अब जब ये अपने गलनांक से ऊपर गल जाता है तो इसमें ना कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको मिला देने से वो अत्यधिक शुद्ध हो जाता है, या उसमें जो अन्य अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाती हैं, और ऑटोमेटिकली अलग होने के बाद जो शुद्ध धातु होती है वो अलग हो जाती है, और जो कचरा बचता है जो उस धातु से रिलेटेड नहीं होता है वह क्या होता है कि अलग हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं धातु मल। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए धातु क्रम का प्रक्रम। सबसे पहले हम अयस्क को मिट्टी उसकी साफ कर लेते हैं, कूड़ा करकट उससे हटा लेते हैं, उसको पानी से धुल लेते हैं। उसके बाद से वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उसको क्या करते हैं हीट देते हैं, जिससे
उसके अंदर उपस्थिति जितनी भी नमी है वो बाहर निकल जाती है। तीसरा होता है भर्जन। वायु की उपस्थिति में इसको ऐसा टेम्परेचर देते हैं कि इसके गलनांक से ऊपर हो। जब वह गल जाती है पूरी तरीके से तो उसमें कुछ गालक मिला देते हैं, कुछ ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे कि उसके अंतर्गत जो शुद्ध धातु है वो अलग हो जाए और जो उसमें धातु जो ऐसे पदार्थ हैं जो धातु से रिलेटेड नहीं रखते या फिर कहीं ना कहीं उसमें एक अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो ये गालक है। और इस पूरी क्रिया के बाद जो अयस्क होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है शुद्ध धातु और दूसरा होता है धातु मल। ठीक है, इस धातु मल को हम फेंक देते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता, और इस धातु को हम क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी अब आपके क्वेश्चंस हो आप मुझे पुट कर दीजिएगा, मैं आपके जवाबों को देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।